एंड लेटर ऑन। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो वीक स्टार्ट हुआ है उसमें हमने कल जो थी कुछ बेसिक्स कवर कर ली थी। और आज हमारा दूसरा दिन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। कल तो सिर्फ एक हमने एक रॉ स्ट्रक्चर लिया था ना कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती क्या है, या हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को किस वे से लेके चलने वाले हैं। तो उसमें हमने देखा था कि भाई जिस तरह से हम ड्रग डिस्कवरी के पूरे पाथ को कवर करते हैं, हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को बिल्कुल ऐसे करेंगे। उसके जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। और देन हम इसमें कौन सा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और मेन सवाल ये था कि सर आपके पास एक अच्छी मशीन नहीं हो पाए होगी अगर, तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और वो हम जरूरत कैसे पूरी करेंगे, वो हम यूज करेंगे बाया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज का जो हमारा सेशन है ये थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग को डील करेगा। क्लाउड को नहीं, आप ये कह लें कंप्यूटर नेटवर्किंग को। ठीक है, तो क्लाउड का ही एक पार्ट है नेटवर्किंग। तो थोड़ा सा उसको डील करेगा, देन हम बाकी बात करेंगे गिट एंड गिटहब के ऊपर। और कल जो है हम थोड़ा सा बात करेंगे गिट एंड गिटहब के ऊपर और वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। और इस तरह से हमारे 3 या 4 जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। हमें पता होगा विद द बेस्ट ऑफ टाइम कि हमने किस तरह से नेटवर्किंग करनी है ड्यूरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। हमें पता होगा कि भाई हमने वर्चुअल मशीन कैसे रेडी करनी है। हमें पता होगा कि हमने अगर कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, कोलैबोरेटिव वे के अंदर, तो हमें कोड्स जो हैं वो किस तरह से गिटहब पे अपलोड करने हैं, वहां पे पुश करने हैं, पुल करने हैं, ठीक है, वहां पे कमिट्स करने हैं, हमें ऐड करना है कुछ। तो वो सारा कुछ। और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आपको ये सेशन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सही है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। और अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो आप मुझे थम्स अप करेंगे। और अगर मेरी आवाज क्लियर है तो भी थम्स अप करेंगे। मतलब कल तो ये था ना कि हमारी आवाज बहुत सारी कट रही थी, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी। सो इट्स क्लियर। चले जी, मैं इसको उठा के ऊपर ले गया हूँ और यहाँ पे मैं खोलूंगा अपना प्यारा सा पप्पू सा माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड। और अगेन एक थ्योरी बेस्ड क्लास होगी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ जाएगा जब हम बात करेंगे किसके ऊपर, गिट एंड गिटहब के ऊपर। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस पहले लोग किसी ने भी गिट और गिटहब को नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, और ना ही किसी ने कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ी हुई है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे फातिमा खालिद चूंकि वो सीएस के बैकग्राउंड से हैं, तो मे भी उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में पहले पढ़ा हो। तो फातिमा मुझे बताइए कि आपने पहले नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा है कुछ के नहीं। थम्स अप करें जल्दी से अगर पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। सही है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ा था, हम कुछ बेसिक चीजें क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसके ऊपर इन डिटेल बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसी अनटाइटल्ड पेज को हम आगे लेके चले जाते हैं। ओके, ये हो रहा है लोड। इसे होने देते हैं लोड। अब ये टाइम इसलिए लेगा, जब भी आप एक नया बोर्ड ओपन करते हैं ना तो वो फट से ओपन हो जाता है। लेकिन जब आपने किसी एक बोर्ड पे के ऊपर काम किया हो और वो आपने सेव कर रखा हो अपने पास, तो वो जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, फिर वो अपने मतलब ओपन होता है बाद में। तो ये भी थोड़ा टाइम लेकर ओपन होगा। सही है। सही ओपन हो गया भाई। और इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। इसके यार साइड पे कर देते हैं ना। ओके, यहाँ तक ठीक है। नजर आ रहा है तो क्लियर से, मतलब सही से नजर आ रहा है। इतना जूम चाहिए कि नहीं। सही है। तो यहीं से आगे हमें करना है कंटिन्यू। ओके भैया जी, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हम थोड़ा सा एंटर होने वाले हैं। अच्छा, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? और बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये हम कब परफॉर्म कर पाएंगे? जब हमारे पास क्या होगा, एक अच्छा हाई कंप्यूटेशन पावर वाला पीसी होगा, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हम एक बिल्ड करेंगे। और वो कैसे बिल्ड करना है? हमें हमें बिल्ड करना है बाया क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, मेरा ये थोड़ा सा टाइम स्टार्ट कर रहा है, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सही। ओके,
तो इसको हम करेंगे वाया क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने आपको कल बताया सर, ये दो चीजों पे बेस करती है। द वन इज टर्म्ड एज कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट वी कॉल virtualization। virtualization, ओके। और अगर मैं आप लोगों के लिए कल की थोड़ी सी बात रिपीट करूं तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क के साथ बांधना सीखते हैं, ओके। अभी क्या कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं इंडिया का सर्वर यूज करूंगा, और मैं इंडिया का या किसी भी और कंट्री का सर्वर यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास उतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पे बैठ के इंडिया का सर्वर यूज करना है, मैं किस तरह से उसे लिंक कर पाऊंगा और किस तरह से अपना डेटा उसे भेज पाऊंगा, उसे रिसीव कर पाऊंगा, इसके पीछे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या चीजें वर्क करने वाली हैं, तो वो इन डिटेल, या आप ये कह लें कि अभी मैं आपको वैसे ही मॉडल वगैरह तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आपको जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन जितनी बेसिक चीजों की आपको जरूरत है वो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर लाजमी फोकस करेंगे। और ये वर्चुअलाइजेशन जो है, ये हम क्या कहते हैं कि भाई एक तो हमने उसका सर्वर यूज करना है, ठीक है, वहां से। एक सेकेंड भैया जी, म्यूट कर लें यार खुद को, महरोज भाई। कॉल आ गई। महरोज भाई म्यूट कर लें यार। ओके। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करेगी, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, नो डाउट हमें इंडिया का सर्वर यूज करना है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के उसे कैसे एक्सेस करेंगे, वाया वर्चुअल कंप्यूटर, ओके। हम यहाँ पे अपना कंप्यूटर यूज करेंगे, लेकिन ये यहाँ बैठ के इंडिया के सर्वर को चला रहा होगा। दैट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो ये दो हमारे टॉपिक रहेंगे जिनको हम कवर करने वाले हैं आएंगे 2-3 दिन के अंदर, और इसके साथ हमारा गिट एंड गिटहब भी कवर हो जाएगा। अच्छा सर, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है कॉन्सेप्ट चला कहाँ से, कोई बंदा मुझे बता सकता है? कल मैंने इसका थोड़ा सा हिंट दिया था, आप क्या उसके बारे में थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुई है कंप्यूटर नेटवर्किंग? जी, एनीवन, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो जो लोग यहाँ बैठ के चैट जीपीटी कर रहे हैं, उनको हमारा एक सिंपल सा फंडा है कि भाई हम आपको बताने वाले हैं, सो डोंट बी लाइक, चिल रहो ना यार, क्या ही की टेंशन लेते हो, ओके। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टार्ट हुई थी जब अमेरिका और रशिया का थोड़ा सा मसला बना था, सही है। अब हुआ क्या था कि भाई अमेरिका जो था ये रिसर्च में थोड़ा आगे था, लेकिन जब सैटेलाइट बनाने की बारी आई तो रशिया ने जो, या सोवियत यूनियन जो हमारी थी, तो उसने फौरन सैटेलाइट बनाया और उसने खला में भेज दिया, और अमेरिका को उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम बना कि भाई ये क्यों हुआ। तो उसने क्या किया, उसने अपने 4 अदारों को बोला कि यार आप लोग ऐसा करें, काम स्टार्ट करें, ठीक है, आप लोग काम करते रहें, हम आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। आप लोग एक नेटवर्क बनाए आपस में। 4 अदारों को बोला कि आप हमें दुनिया में रिसर्च पे टॉप पे ले जाओ, और हम आपको बैकएंड पे सपोर्ट करेंगे। अब वो 4 इदारे कौन से थे? वो 4 इदारे थे, मैं उनका नाम यहाँ पे लिस्ट करने वाला हूँ। द वन वाज वेरी फेमस वन, MIT, ओके, यहाँ पे करके लिखते हैं। तो कौन था भैया? MIT। अच्छा, एक तो था MIT, देन हमारे पास एक दूसरा अदारा था विच वाज स्टैनफोर्ड, देन हमारे पास एक अदारा था विच वाज UCLA, और एक हमारे पास है यूटा। यूटा की स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, आई गेस यही है इसके, लेकिन आप लोग से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये MIT, UCLA, स्टैनफोर्ड और यूटा, ये 4 अदारे उन्होंने मतलब स्पेसिफाई किए थे जिन्होंने यूएस को रिसर्च में आगे लेके जाना था। लेकिन सवाल ये सर कि अगर कोई काम MIT कर रही है, कोई काम UCLA कर रही है, स्टैनफोर्ड कर रहा है, यूटी यूनिवर्सिटी यूटा कर रही है, तो इन लोगों को आपस में थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन तो रिक्वायर्ड थी ना। ये बहुत दूर थे, ओके। MIT एक कोने में है, फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड दूसरे कोने में है, यूटा तीसरे कोने में है, और UCLA चौथे कोने में। तो ये जो इनके आपस में गैप्स थे, वो बहुत मसला कर रहे थे, और यहीं से वो जो आपका अभी तक का इंटरनेट सिस्टम है, या आपके वो ऑप्टिकल फाइबर है, सोनेट आपका पूरा का पूरा सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क सिस्टम जो भी है, ये सारा का सारा यहीं से स्टार्ट हुआ है काम। अच्छा, इन लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना शुरू किया कि भाई पहले तो एक मसला खत्म करो। अब देखो ना, एक बंदे ने काम किया, उसने दूसरी यूनिवर्सिटी को बताना था या कोई पैगाम भेजना था, तो 4-5 दिन लग रहे थे। तो उन्होंने आपस में एक नेटवर्क कायम कर लिया। और ये मैं आपको क्यों ऐसा बता रहा हूँ यार, बहुत मैटर करता है ना, हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, वो हमसे पूछते हैं। और हम वैसे भी अमेरिका के एस्पिरेंट्स हैं सारे, तो हमें अमेरिका की थोड़ी सी हिस्ट्री तो बतानी चाहिए ना। तो MIT, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूटा, जितनी भी थी यूनिवर्सिटीज, ये आपस में इंटरलिंक हो रही थी।
ओके, या ऐसे आप ये कह लें कि इन्होंने आपस में कोई ऐसा तारों का जाल बिछाया या कोई ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम बिल्ड किया कि जहां से आपस में पैगाम रसानी कर सकें, और ये एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे कम्युनिकेशन का, विच वाज टर्म्ड एज टीसीपी। और ये आज के दौर में बहुत ज्यादा फेमस एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल क्या होता है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन ये टीसीपी, अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई ये किसका एब्रिविएशन है, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसमिशन, ओके, कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके, प्रोटोकॉल। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, ये वो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल था जो ये तमाम इदारे आपस में लिंक, जिसके थ्रू ये लिंक थे। अब ये प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करता हूँ। सर फॉर एग्जांपल मैंने कल एग्जाम मिसाल दी थी कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिंक हूँ इस वक्त, ओके। मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। अच्छा, मेरा लिखना क्या है, वो एक तरह का डेटा है, या मैं बोल रहा हूँ तो वो भी एक तरह का डेटा है। अब मेरा डेटा, मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, अगर मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहीं से इंटरप्ट भी हो जाती है तो आप लोगों को उससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। या अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो डिलीवर नहीं होता, तो आप कहते हैं यार चलो कोई नेट्स ओके, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। अच्छा, मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक किस मेथड से पहुंच रही है। अभी मेथड बहुत सारे होते हैं ना, तो मेरी इंफॉर्मेशन आपके थ्रू आप तक पहुंच रही है किसी स्पेसिफिक मेथड के थ्रू, अच्छा सही है। लेकिन आपको इसमें कोई मसला नहीं है कि भाई हसीब साहब की कॉन्फ्रेंस कहीं से इंटरप्ट हो रही है, मतलब हमें क्लियरली आवाज नहीं आ रही है, कोई लिखे हुए समझ नहीं आ रही है, कोई लेटर मिस हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आप लोगों के पास, मैंने कल एग्जांपल दी थी, आप लोगों के पास आपका महंगा सीक्वेंसिंग का डेटा है जिसपे आपने करोड़ों रुपए खर्चे हैं, और देन आपने वो सीक्वेंसिंग की फाइल्स बनाई हैं और वही फाइल्स मैं आपको भेजनी चाहूँ अगर, और उसमें इंटरप्शन आ जाए, उसमें एरर आ जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, क्या वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है? सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वहां पे पंगा है। तो आप कहेंगे सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो ठीक है, बात समझ आती है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लो, वॉइस मैसेज का ना हो, वो चलो यार डेटा की इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो डेटा बड़ा, मतलब काम खराब हो जाएगा ना अगर इंटरप्शन आई तो यहाँ पे आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? तो हर तरह के डेटा के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है, और हमें उसे स्पेसिफाई करना होता है कि भाई ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फलां प्रोटोकॉल यूज करो। अब एक फेमस प्रोटोकॉल टीसीपी है, ओके, और इस तरह से मैं कुछ और भी लिस्ट करता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना सेंसिटिव है, आप उसे कितना सिक्योर रखना चाहते हैं, डेटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ठीक है, और डेटा की जो अहमियत है उसकी बेस पर आप ये डिसाइड क्या करेंगे। मैं अब ब्लू यूज कर रहा हूँ। और एक तो हमने बोला सर कौन सा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। देन हमारे पास एक होता है यूडीपी, विच इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और अगेन आप पूछेंगे सर इसका क्या इस्तेमाल है, तो भाई भाई के डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटा या किस तरह की इंफॉर्मेशन बेचना चाह रहे हैं, और वो कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे। और इसी तरह एक और होता है दैट इज एचटीटीपी। ये होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना, एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एट द सेम टाइम ये क्या है, एचटीटीपी, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। आप गिटहब को यूज करेंगे, गिटहब के अंदर आप जितनी भी डायरेक्टरीज क्लोन करेंगे, आप जो भी कोड का लिंक कॉपी करेंगे वो किस तरह से आएगा आपके पास, एचटीटीपी सर्वर के थ्रू, ओके। तो ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है जब भी हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो उसमें हमारा जो मोड रहता है दैट इज एचटीटीपी। हम गिटहब की रिपोजिटरीज क्लोन करते हैं तो क्या रहता है, एचटीटीपी, और बहुत सारे और जगहों पे। ये वो हैं जिनका आपको पता है। और ये टीसीपी कब यूज होगा मैं आपको इन फ्यूचर अभी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा इस्तेमाल में है ना ये चीज, तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी, दैट इज व्हाट वी कॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो हो गए सर वो प्रोटोकॉल। लेकिन आप हसीब साहब ये तो ठीक है, हाँ ठीक है यार, अच्छा मैंने फॉर एग्जांपल एचटीटीपी का सेलेक्ट कर लिया। चलो मैं कहता हूँ कि इंडिया के सर्वर को भाई मुझे डेटा बता दो, मुझे डेटा दे दो एचटीटीपी के थ्रू। चलो ठीक है, वो भेज दे। लेकिन भाई कहाँ भेजे, है कि नहीं? आप लोग उसे कैसे बताएंगे, वो आप तक डेटा कैसे पहुंचाएगा? तो ये ओवरऑल कम्युनिकेशन कैसे काम करने वाली है, यू नीड टू स्पाई, मतलब आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी हर एक चीज। और अगर आप कहीं पे भी ग्लिच मारेंगे आपका डेटा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। और चूंकि आप लोग यहाँ पे बैठ के सर्वर से इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सिक्योर रहना होगा यार। यहाँ पे आपने कुछ एक चवल मारनी और आपका डेटा कहीं और पहुंच जाना है। तो हमें क्या करना है, हमें डेटा की प्राइवेसी को इंश्योर करना है। और डेटा की प्राइवेसी कैसे इंश्योर होगी,
वो होगी कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू। और आप जितना नेटवर्किंग को अच्छा रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, आपका डेटा उतना सिक्योर रहेगा। इसलिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उस सर्वर तक कैसे पहुंचेंगे, वो सर्वर आप तक कैसे पहुंचेगा। और इसके दौरान जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपका उससे गुजारा हो जाए दैट इज गुड, अगर नहीं गुजारा होता तो मुझे बताइएगा, हम उसके फर्दर जो डिटेल्स हैं ओएसआई मॉडल्स तक आपको हर जगह पे ले जाएंगे। लेकिन होपफुली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर आपको थोड़ी सी बेसिक क्लियर हो जाती है ना कि यार अच्छा ये फलान चीज ऐसे है, टिमकान चीज ऐसे है, तो हाँ ओके, हम काम कर लेंगे। चलें इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, या इसको, हाँ सही। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना नेक्स्ट। वो क्या है कि भाई हम सर्वर से कैसे लिंक करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप यहाँ पे बैठेंगे, आप अगर एक एग्जांपल लें गूगल की। यार पहले तो ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको वन टैप पे लेके आता हूँ यहाँ पे ऐसे। हाँ, तो हम मिसाल लेते हैं किसकी सर, गूगल की। मैं गूगल को कुछ बोलता हूँ कि ये गूगल का सर्वर है और ये मैं हूँ। ओके, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं है। ये अगर है तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो दैट इज यू, दैट इज योर सर्वर, या आप इसको यूजर बोल सकते हैं, यूजर बोला जाएगा। तो ये यूजर है और ये सर्वर है। मैं फॉर एग्जांपल गूगल को बोलता हूँ कि सर मुझे एक इंफॉर्मेशन ला के दो, ओके, कि सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला था, सिंपल। क्योंकि वो हमें ऐसे असाइनमेंट्स मिलती रहती हैं तो मैं वैसे एक मिसाल देना चाहता हूँ। तो आप गूगल से पूछते हैं कि भाई नोबल, सबसे पहले नोबल लॉरिएट कौन था। ओके, नोबेल प्राइज किसे मिला था। आपने उससे सवाल पूछा, आपका सवाल उस तक कैसे जाएगा और उसका जवाब आप तक कैसे आएगा, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। आसान है। तो हम इसको बोलेंगे सर ये है सर्वर, जो इसको प्रोसेस करेगा हमारे सवाल को और हमें वापस जवाब देगा, और जो बंदा क्वेरी डालेगा वो क्या होगा, क्लाइंट। अरे, तो ये सर्वर और क्लाइंट के बीच की सारी गेम है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई मसला नहीं आने वाला बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। या जब भी आप वर्चुअल मशीन रेडी करेंगे या आप क्लस्टर सिस्टम में काम करेंगे तो आपको ऐसा इशू नहीं रहेगा। तो क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर कैसे रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को, इसके पीछे बहुत सारे स्पेसिफिक रूट्स हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ लाइक फैसलाबाद के अंदर, या फैसलाबाद के किसी स्पेसिफिक एरिया सत्यान रोड पर। ओके, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैसलाबाद सत्यान रोड पर। और गूगल का सर्वर कहाँ है पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ पे। ओके, अच्छा, गूगल का सर्वर जहां भी है सर, मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने घर के अंदर अपने पीसी के पास, अपने एक स्पेसिफिक टैब में। मैं अपने पीसी से एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ। ये पहले सोचें यार, आप थोड़ा सा इसको लिंक करने की कोशिश करनी है आपने। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं जूम ऐप के अंदर बैठा हूँ, है ना। नहीं यार, जूम ऐप ना करो, आप कुछ और ही करो। मैं जूम थोड़ी रिक्वेस्ट भेजता किसी को, भेजा है वैसे। That's okay. चलो, मैं फॉर एग्जाम्पल अपने पीसी में गूगल खोल के बैठा हूँ। ओके, गूगल क्या है, एप्लीकेशन है या उसकी कोई एपीआई है। ओके, ढंग से। मैंने क्या किया, मैंने इसके थ्रू एक सिग्नल भेजा या एक सवाल पूछा, इससे इससे एक सवाल पूछा। ओके, ये क्या करेगा, इनडायरेक्टली मेरी मेरी एप्लीकेशन मेरे इंटरनेट राउटर के पास जाएगी, मेरे कंप्यूटर से होकर मेरे राउटर के पास। ओके, रूट रूट सिंपल है, क्योंकि इंटरनेट सारा इंफॉर्मेशन है, वो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह वो सारा सिस्टम चल रहा है, आपको पता है इसके पीछे। अच्छा, तो मेरे गूगल की एप्लीकेशन ने सिग्नल भेजा राउटर को कि राउटर भाई, हसीब साहब क्या पूछ रहे हैं कि सबसे पहले नोबेल लॉरेट कौन था। राउटर कहता ओके, ये जाएगा मेरे सर्विसेज प्रोवाइडर के पास। ओके, इसके पास जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जो मेरा कहीं बैठा होगा साथ में। या ये पीटीसीएल जो कि मेरे सर्विस प्रोवाइडर है, पीटीसीएल के पास जाएगा कि पीटीसीएल पीटीसीएल हसीब साहब ये पूछ रहे हैं। ओके, ठीक है, समझ गया। आगे, अभी जो आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या करेगा, ये फर्दर इस इंफॉर्मेशन को गूगल के सर्वर तक पहुंचाएगा। ओके, ओके, देन गूगल का सर्वर इसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और वो रिस्पॉन्स जो है वो वापस मुझ तक कैसे पहुंचेगा, उसका भी एक सेम प्रोसेस है कि भाई पहले ही आएगा आईएसपी के पास, आईएसपी से जाएगा कहां पे, भला राउटर में,
ओके, और राउटर से वापस मेरे कंप्यूटर में इवन, और मेरे कंप्यूटर से मेरे गूगल के एप्लीकेशन के अंदर। अब ये इंफॉर्मेशन इतनी सिक्योर कैसे रहने वाली है? सपोज करें, बल्कि आप सोचे यार, मेरा जो इंटरनेट का राउटर मेरे घर में लगा हुआ है उससे कोई 10 या 15 मोबाइल कनेक्ट है। पहला सवाल ये है कि भाई राउटर को कैसे पता है कि ये सिग्नल कंप्यूटर से ही आ रहा है और मेरे मोबाइल से नहीं आ रहा? हो सकता है ना कि भाई इसको लगेगा सीप के मोबाइल ने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक ओपन सर्विस है ये ना, इसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। मैंने रिक्वेस्ट डाली, राउटर के पास गई, राउटर ने अच्छा यार ठीक है, रिक्वेस्ट आ गई किसकी? गूगल एप्लीकेशन की। गूगल कहाँ पे? हसीब के मोबाइल में, हसीब के पीसी में, पता नहीं, पंगा पड़ गया। इन्फॉर्मेशन भेजनी थी हसीब के मोबाइल में वापस, आप अगर भेज देंगे मोबाइल में, सॉरी कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल, या कंप्यूटर में भेजनी तो मोबाइल में भेज दें, तो मोबाइल तो गया। मैं वहां पे मंगवा लूँ कि हजारों मेगाबिट का डेटा, मेरा तो मोबाइल खत्म हो गया वहीं पे, मौके पे फनलास। छोटा सा स्टेप है। अच्छा, राउटर को, चलो अगर आप ये मान लेते हो यार नहीं, इसको पता है कि कंप्यूटर नहीं भेजी है, आपकी बात मान लेते, ये राउटर जो है ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर को कैसे बताएगा? ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर सर्वर को कैसे बताएगा? सर्वर दोबारा से उसी आईएसपी को कैसे बताएगा? भाई यहाँ फैसलाबाद में एयरटेल भी तो बैठा है ना, स्टॉर्मनेट भी बैठा है, स्टॉर्म फाइबर भी बैठा है, और बहुत सारे फ्लैश फाइबर से इंटरनेट अवेलेबल है। ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर भी स्पेसिफिक है, तो ये वापस उसी को कैसे रिस्पॉन्स कर पा रहा है? और मल्टीपल लाइक रिक्वेस्ट एक टाइम पे आ रही हैं, और ये हर एक रिक्वेस्ट को इतना सिग्निफिकेंटली कैसे मैनेज कर रहा है? देन ये आईएसपी जो है दोबारा से कैसे डिसाइड करेगा? इसके पास भी तो हजारों क्लाइंट होंगे ना यार, फिर कैसे हो जाएगा भाई ये हसीब के घर जो राउटर लगा है वहां से आ रही है इंटरनेट का, मतलब जो रिक्वेस्ट थी, ये उसको वापस कैसे फैच करेगा? देन मेरा राउटर दोबारा से मेरे कंप्यूटर को कैसे फैच करेगा? मेरा कंप्यूटर कैसे बताएगा कि भाई मेरे कंप्यूटर में किस एप्लीकेशन ने ये चीज डिमांड की थी? तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, और ये इतना आसान नहीं जितना हमें लगता है। एक तो है कि भाई आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है, इसमें आप क्या डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोटोकॉल कैसा रहना चाहिए? डेटा की प्राइवेसी कितने लेवल तक इंश्योर करनी है? टीसीपी के थ्रू लेके चलना है, यूडीपी के थ्रू लेके चलना है, एचटीटीपी के थ्रू लेके चलना है? ये एचटीटीपीएस क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पहले डिसाइड करना है प्रोटोकॉल, देन आपको डिसाइड करना है ये क्या काम करेगा। मजे की बात है कि ये जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं या आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं आईपी, आईपी एड्रेस। और ये आपको आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपने वहां पे आईपी एड्रेस मेंशन करना है जब आपने वर्चुअल मशीन रेडी करनी है। मशीन्स नहीं, मशीनरी, मुझे याद आता है। ओके, तो ये आईपी एड्रेस जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं भैया। अगर आप आईपी एड्रेस में चूस मारेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आप अपना डेटा गंवा देंगे। ये आईपीज कैसे मैनेज किए जाते हैं? ये जो मेरा राउटर है ना, मैं राउटर को भी डील कर रहा हूँ। ओके, ये मेरे राउटर के साथ फॉर एग्जांपल तीन चीजें कनेक्ट हैं। एक है मेरा कंप्यूटर, एक है मेरा मोबाइल, एक है फॉर एग्जांपल मेरा कोई दूसरा लैपटॉप। डन सिंह। और ये लिंक है आईएसपी के साथ, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ। अच्छा सर, ये जो राउटर है ना इसके पास होते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं इस प्यारे से राउटर के पास। एक को हम बोलते हैं ग्लोबल आईपी एड्रेस। क्या बोला? ग्लोबल। यहाँ पे हम इसको यूं लिख देते हैं, ग्लोबल आईपी। और एक होता है लोकल आईपी। वो आईपी एड्रेस, ये आईपी का मतलब क्या होता है वैसे, कोई बता सकता है मुझे? फातिमा आप बता सकती हैं आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, एग्जैक्टली exactly. तो समझदार हैं यार आप सब, तो क्या बात है, पहले से पागल हो गए आप तो। ओके, तो ये जो आईपीज हैं या ग्लोबल आईपीज हैं कैसे काम करते हैं? ये राउटर जो है ना, ये राउटर किसी भी बाहर वाले आईएसपी के साथ और बाहर की जितनी भी दुनिया है उससे कनेक्ट होगा वाया ग्लोबल आईपी। ओके, और यही राउटर जनरेट करेगा कुछ लोकल आईपी एड्रेसेस हर एक डिफरेंट मशीन के लिए जो मैं साथ अटैच करूंगा।
इस राउटर के पास क्या है, आईपी असाइन करने की पावर है, या ये कह लें इसका एक अपना आईपी है। देन ये कुछ आईपी असाइन कर सकता है। इसका वो स्पेसिफिक आईपी जिसके थ्रू दुनिया इसे जान सकती है, दैट इज ग्लोबल आईपी एड्रेस। ओके। और ये इसका यूनिक आईपी एड्रेस रहेगा। देन ये डिफरेंट आईपी असाइन कर सकता है अपने साथ अटैच होने वाले डिवाइसेस को, और हर एक डिवाइस के पास अपना एक आईपी एड्रेस चला जाएगा, और देन उसके थ्रू ये हर एक डिवाइस को मैनेज करेगा। तो ये काम चलने वाला है आईपी एड्रेस के द्वारा। ओके, डन सीन है। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे काम करने वाला है। आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, लोकल आईपी के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी राउटर के पास, राउटरों से प्रोसेस करेगा, ग्लोबल आईपी के थ्रू रिक्वेस्ट भेज देगा आपके आईएसपी को, देन आगे आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी जाएगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कैसे सिस्टम चलने वाला है। लेकिन सर मजे की बात है, ये तो हो गया आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई सर्वर तक, लेकिन अब सर्वर ने वापस भेजना, सर्वर क्या करेगा, सर्वर सेम बात यूज करेगा ना। तो ग्लोबल आईपी को पहले वो भेजेगा आईएसपी को, और आपका आईएसपी आपके ग्लोबल आईपी को फोकस करते हुए आपके राउटर पे वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा, और आपका राउटर जो है अगेन वो देखेगा कि भाई मैंने ये इन्फॉर्मेशन रीसेंड किसे करनी है। तो वो लोकल आईपी से आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा, लोकल आईपी से उसने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आइडेंटिफाई किया कि सर ये फला फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से कमांड आ रही है। ठीक है, दूसरे क्या फोकस किया कि भाई लोकल आईपी किसका था, कंप्यूटर का था, तो कंप्यूटर को रिस्पॉन्स भेज दो। लेकिन कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 जूम के टैब ओपन, सॉरी 3 क्रोम के टैब है, गूगल के टैब ओपन है। ओके, 3 टैब, 3 डिफरेंट टैब्स। या आप ये ना कहें, आप ये कह लें कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में 3 एप्लीकेशन चल रही हैं। एक है कोई फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, एक मेरे पास चल रहा है लाइक कॉर्सेरा फॉर एग्जांपल, नहीं कॉर्सेरा नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पे करते हैं कोई साइज स्पेसिस एप्लीकेशन। ओके, ताकि पता लगे हाँ। ओके, तो साइज स्पेस मेरे पास ओपन है, और मेरे पास गूगल भी डायरेक्टली ओपन। वैसे ये होता ही है कि ये नहीं करना चाहिए, तो गूगल के अंदर हम सारा कुछ ओपन कर रहे हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं सर मेरे पास एक साइड पे गूगल ओपन है, एक साइड पे जूम का टैब ओपन है। तो ये कैसे स्पेसिफाई करेगा कि भाई अब जो इन्फॉर्मेशन लोकल आईपी के थ्रू जा रही है वो गूगल को जाएगी या जूम को जाएगी। अगर जो इन्फॉर्मेशन गूगल के ऐप में भेजनी थी, अगर ये वही इन्फॉर्मेशन जूम के ऐप में भेज दे, तो मेरे लिए क्या हो गया मसला। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने इसको भी स्पेसिफाई करना है कि इन्फॉर्मेशन किससे आ रही है, कैसे आ रही है, और वापस किसको भेजनी है हर लेवल पे जाके। तो यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पोर्ट नंबर। आईपी के थ्रू क्या चलेगा, हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चलेगा, और ये जो पोर्ट नंबर है इससे हम स्पेसिफाई करेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर, एक मशीन के अंदर किस एप्लीकेशन को ये डेटा प्रोवाइड करना है फर्दर। ओके, तो यहाँ पे बात है किसकी, बोला पोर्ट नंबर्स की। तो आपने पोर्ट नंबर से डरना नहीं है, ये आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। तो हमें पोर्ट नंबर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। पोर्ट नंबर क्या करेगा, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेगा कि भाई किस एप्लीकेशन के पास हमारा रिस्पॉन्स आएगा फर्दर। और मैं क्यों इतना बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है, आप लोगों ने वर्चुअल मशीन रेडी करनी है, एक नया पीसी बनाना है अपने पीसी के अंदर। तो आपको उसके लिए बहुत सारी चीजें डिफाइन करना पड़ेंगी। इसलिए मैं आप लोगों को इस पर ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ कि भाई ये क्या है, ये पोर्ट नंबर क्या है, ये आईपी क्या है, ग्लोबल आईपी क्या है, ठीक है, टीसीपी एचटीटीपी यूडीपी क्या है। तो आई गेस आपको अभी तक आसान लग रहा होगा, इसमें कोई अभी तक ऊपर वाली बात नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है, ये जो पोर्ट नंबर है ना, ये पोर्ट नंबर दिखता कैसा है और ये आईपी दिखता कैसा है। ओके, दो चीजें होगी ना आपके पास, एक होगा पोर्ट नंबर, एक होगा आईपी। आईपी एड्रेस, और क्या बोला मैंने, मैं क्या बोला हम बोले पोर्ट नंबर। ये दिखते कैसे हैं? तो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ये होते कैसे हैं जी, कैसा फॉर्मेट होता है आईपी एड्रेस का। इसमें सर आई थिंक सो ऐसे होता है 192.25657। आईपी एड्रेस होता है और पोर्ट नंबर होता है 8080। अच्छा, आईपी एड्रेस जो है ना इसका एक फॉर्मेट है, जैसे अभी उमर भाई ने बात की ना, उमर भाई ने अपने में बता दिया, हम थोड़ा सा इसका से लेके चलते हैं कि अगर हम इसके एक फॉर्मेट को डिजाइन करना चाहें तो ये होता है एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स।
ये है एक फॉर्मेट आईपी एड्रेस का। अब इससे मेरी क्या मुराद है? बहुत सारे हैं। यहाँ पे हर एक एक्स जो है ना, ये एक नंबर हो सकता है फ्रॉम 0 to 255। बात खत्म। अब जिन लोगों ने समर में मेरे मेरे साथ कुछ मशीन्स बनाई थी, ठीक है, या मशीनरी बनाई थी या वर्चुअल मशीन रेडी की थी, अब उनको समझ में आएगा कि यार वहां पे वो जो हम 0 से लेके 255 तक की बात करते थे वो क्या चीज थी, और हम उसको क्यों इतना मतलब फोकस करके चलते थे, भाई यही रखना है, इसको चेंज ना करना। तो आपको अपना आईपी बताना पड़ेगा। अभी आईपी क्या है? इसमें चार चार नंबर आएंगे डिफरेंट तरह के, और हर नंबर क्या हो सकता है, 0 से लेके 255 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखूं, ये हो गया लाइक 169.192.201 समथिंग, मतलब कुछ भी लिख लो यार। तो ऐसे चार जो है डिजिट्स बनेंगे आपके पास, और ये क्या रहेंगे, ये 255 से कम या 255 तक, और 0 से स्टार्ट होंगे, ये होल नंबर रहेंगे 0 से लेकर 255 तक। और ये एक आपका फॉर्मेट है आईपी एड्रेस का। तो आपने से घबराना नहीं, जहां भी कहीं ऐसी कुछ चीज देखने को मिले, दैट इज आईपी एड्रेस। और ये पोर्ट नंबर क्या है? दैट इज 16 बिट नंबर। 16 बिट नंबर को आप क्या समझते हैं? व्हाट इज 1 बिट? एक बिट क्या होती है, और ये 16 बिट नंबर क्या है? बीट से मुराद 64 बिट या 32 बिट ऐसे। व्हाट इज 1 बिट? एक बिट से क्या मुराद है? और ये 16 बिट नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? बिट्स किसे बोलते हैं फातिमा? बिट्स क्या होती हैं? सर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा का कंप्यूटर में, और 0 1 वैल्यू होती है, और 8 बिट्स जो है ना वो 1 बाइट बनाती है। सही है। तो बिल्कुल सही कहा फातिमा ने। क्या फातिमा मैं से 0 1 लिख दूं? यहाँ पे कोई पंगा तो नहीं आपको इससे? अच्छा खैर, उन्होंने बड़े आसान और सीधे में बताया आपको कि भाई ये बिट क्या होती है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई बिट्स दो ही होती हैं, या 0 या 1। और 16 बिट नंबर का मतलब पता क्या है? वो जब दो बिट्स हैं उसकी पावर 16 कर दो, ये कितना बन जाएगा? इसको कैलकुलेट कीजिएगा जरा, दो की पावर, ये 65,000 के करीब में, या 65 लाख। 65535 तो ये मुझे अली साहब ने बता दिया कि इतना बनता है, ये बनता है 65,535। दो की पावर 16, ओके, दो जरब दो जरब दो जरब दो जरब दो। तो ये क्या है? ये आपके पोर्ट नंबर्स हैं। दुनिया में इतने पोर्ट नंबर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप उन तक डेटा पहुंचा सकते हैं। डन सीन है, आसान है ना? इसमें कुछ मुश्किल बात तो नहीं लगी अभी तक? थम्स अप करें जल्दी से। मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ, पोर्ट नंबर को, डोंट वरी, एलैबोरेट करता हूँ मैं इसको। सही है। 5 लोग कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे यार, तो ये प्रॉब्लम है। तो बारी बारी करते हैं, चलो यार, इट्स ओके। अभी जो नंबर्स है ना, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको ये मैं दे दूं कि 65,535 का जो मैंने अभी डिजिट लिखा है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें भी डिविजन्स हैं। 0 से लेके 1,023 तक जो हमारे पोर्ट नंबर्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। मैं क्या बोला? ये क्या है? रिजर्व्ड। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी के इवेंट पे आए ना कहीं, पहले 2 रोज पे लिखा होता है रिजर्व। यहाँ पे कोई नहीं बैठ सकता, यहाँ पे किसने बैठना है? यहाँ पे विसी साहब बैठेंगे और फैकल्टी बैठेगी, हाँ। तो ये जो 0 से लेके 1,023 तक के पोर्ट नंबर्स हैं, ये भी क्या है? दीज आर रिजर्व्ड। तो यहाँ पे कौन रहेगा? जी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा? कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे चलेंगी। इवन मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो हमारा भैया HTTP है ना, HTTP का भी एक पोर्ट नंबर है। कितना पोर्ट नंबर है इसका पता?
चलिए आप लोगों के एक थोड़ी सी असाइनमेंट देते हैं। हम जो डिफरेंट अभी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपने कोशिश करना है कि आप इनकी थोड़ी से जो पोर्ट नंबर हैं वो तो कम से कम निकालें ना। 3306 नहीं, 80, 80, यस, तो दैट इज 80। इसका पोर्ट नंबर कितना है? दैट इज 80। अच्छा अगर मैं बोलूं एसक्यूएल का या माई सीक्वल, इसका कितना होता है? आप लोग सर्च करें इसके बारे में और इसको चेक करेंगे ये क्या होते हैं पोर्ट नंबर्स, और डिफरेंट पोर्ट नंबर्स के थ्रू हम किस तरह से एप्लीकेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, 0 से लेके 1023 तक के जो हैं ये क्या है? रिजर्व्ड हैं, इन पे कोई नहीं बैठ सकता, और यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक चीजें ही रन कर पाते हैं। अब बात आती है भाई, आप तो बात करें 65,535 की, तो बाकी कहाँ गए पे? है ना, तो बाकी भी इधर ही है यार, कहीं नहीं गए। 1000, ये थोड़ा इंटरनेट स्लो तो नहीं हो गया? नहीं, सही चल। तो 1024 से लेके 49,152 तक के जो पोर्ट नंबर हैं, इनको भी ये रजिस्टर्ड हैं। ये क्या है? ये रजिस्टर्ड है। मेरा अभी फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये क्या है? रजिस्टर्ड है। इनके ऊपर सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस हैं वही रन कर सकती हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें शायद कोई वेब एप्स हो या कुछ स्पेसिफिक कुछ चीजें हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, या सिर्फ एप्स ही रन कर सकते हैं आप, एप्लीकेशंस। अब हर एक एप्लीकेशन का अपना क्या होगा, एक पोर्ट नंबर होगा, और जब भी कोई पोर्ट नंबर आपको मिला करेगा, आप उससे किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा बताता हूँ। पहले आप किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन से एक सवाल जनरेट करेंगे या कोई कमांड देंगे, वो आपका पोर्ट नंबर उस एप्लीकेशन को स्पेसिफाई कर देगा। देन पोर्ट नंबर के थ्रू ये जाएगी अपने लोकल आईपी के पास, और लोकल आईपी से फिर ग्लोबल आईपी पे, देन सर्वर के पास, और देन सर्वर से प्रोसेस होके वापस लोकल आईपी, और देन उससे अपने एप्लीकेशन के अंदर हमारे पीसी में राउटर के थ्रू जो भी आ रहा है प्रोसेस है। ओके, हो गया, आसान है। इतने कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत आई हो? मैं अभी आपको ओएसआई मॉडल्स या सोनेट, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग सिस्टम, ठीक है, लैन मैन वैन, इनमें नहीं खपाने वाला, वो आपने बचपन में पढ़ लिया था, और हमें उसकी भी जरूरत है भी नहीं। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, लैन मैन वैन ये क्या होते हैं, हमें से कोई हरज नहीं है। अलबत्ता ये सारा का सारा काम हो कैसे रहा है? क्या ये वायरलेस है या बाय वायर है? विद वायर या विदाउट वायर? ये जो इतनी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, ठीक है, और आपको फौरन से फौरन रिस्पॉन्स मिलते हैं, ये कैसे हो पा रहा है? क्या ये वायरलेस है, या इसमें हम वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, तो उमर भाई कह रहे हैं ये वायरलेस है। ओके, कह रहे हैं ये भी वायरलेस है। जी, कोई और कहना चाहे? क्या ये काम वायरलेस है या नहीं? तो मजे की बात है कि ये वायरलेस नहीं है, ये सारा का सारा वायरस के थ्रू ही हो रहा है। आप जो भी कोई सिग्नल जनरेट करते हैं, आपके इंटरनेट के वायर से ही जाता है ना आपके सर्विसेज प्रोवाइडर के पास, या उससे आपके पास। देन उसके भी तो कुछ तारें बिछी हुई है ना फिर आपको पता है पाकिस्तान में वो जो हमारे ओवरऑल बिछा हुआ इंटरनेट की तारों का जाल है, और तारे हमारे इंटरनेट की समंदर के अंदर से आती हैं, ठीक है, ये हवा में नहीं है, ये वायरलेस नहीं, ये हवाओं में नहीं चलता, ये ग्राउंड पे है। और इवन ये डीप सी के अंदर हमारी तारें जो बिछाई जाती हैं ये। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबमरीन केबल मैप दिखाता हूँ मैं आपको। तो जी वानिया। आपने बोला ये वायरलेस है, बट देखिए, अगर हम इस टोटल को अपने अपने कंप्यूटर तक, अपने पीसी की स्क्रीन पे जब हम ये डाटा देखते हैं, तो वो प्रोसेस तो आधा वायरलेस नहीं होता। मतलब डाटा शायद वायर्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है, लेकिन एक हाफ प्रोसेस वायरलेस और हाफ हाफ वायर्ड नहीं होता। अच्छा, सही कह रही हैं, इनका मतलब सवाल जो है हम वो तो वैलिड वायर्स है। नहीं यूज करते ना, हम तो। यहाँ पे ना
मैं आपको बता दूंगा, हमें फिर से वही पढ़ना पड़ेगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लेकिन मैं उसमें ले जाऊंगा नहीं आपको। खैर, आपकी आपके लिए ये कह सकता हूँ मैं कि यार, आपसे ही कह रही हूँ, अभी तक जो बात चली, जो वाईफाई से मेरा कनेक्शन है, समटाइम्स वो वायरलेस पे तो होता है, जैसे मेरा मोबाइल है, वो वायर्ड तो नहीं है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसके साथ तो कोई वायर अटैच नहीं है। जी। तो और वही जिसका से, जब हम आरएनएसी का एनालिसिस करते थे, हाँ तो हाँ। वो भी हम लोग मतलब अभी जो हमने आरबी सीखे है, जो हम डाटा लेते हैं, हम तो वाइड डाटा नहीं लेते, हम तो वायरलेस ही लेते हैं ना नहीं, सारा। वो वायर्ड है, चाहे उस पे वो जितना बड़ी सारा बड़ी वायर्स के जितना, थ्रू ही हो रहा है, वो जो डेटा है ना, वो सारा लेकिन वायर्स के थ्रू ही आता है। हमारे पीसी पे तो वायर्ड नहीं ना है, मतलब जो डाटा हम तक आ रहा है, आप तक भी वायर हमारे के थ्रू पास ही तो आ रहा है। इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, वो वायरलेस। ना ना ना, अच्छा, मतलब ये पीसी आपका कंसेप्ट अटैच आपका नहीं है, थोड़ा मेरे, सा मैं समझाना बताता हूँ आपको, मैं पड़ेगा। बताता हूँ आपको, बताता हूँ। जी ये जी जो ये जी, कॉन्सेप्ट है क्योंकि किसका आप है, देखिए ना, आपने जो पूरा हम। ये कॉन्सेप्ट है लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, ये आपको वही बात है, किसी हद तक ये वायरलेस है, लेकिन उसके बाद ये वायरलेस नहीं है। ये वायरलेस हो सकता है सिर्फ एक छोटे से एरिया के लिए। एक टर्म हम यूज करते हैं, इसका नाम है वाईफाई। सुनिए ना ये टर्म आपने। तो ये जो आपका वाईफाई है ना, ये आपकी ब्लूटूथ है, या आपकी इथरनेट केबल्स हैं। चलो अब मैं ब्लूटूथ की बात करता हूँ कि ये वायरलेस है। तो वाईफाई और ब्लूटूथ, ये जो दो है ना, लोकल एरिया नेटवर्क की हम जब बात करते हैं कुछ छोटी सी रेंज के लिए, ये वायरलेस होते हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो जाता है, वायर्ड। अब मैं अपने मोबाइल से अगर मेरे राउटर से कनेक्टेड हो ना, तो वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हूं, तो वो क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क की टाइप है। मैं अगर एक ब्लूटूथ के थ्रू से दूसरे कंप्यूटर से लिंक हो जाता हूं, तो वो भी क्या है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क की टाइप है। लेकिन ये इतने एफिशिएंट नहीं होते फिर भी। आप इससे अपने राउटर को सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन आगे जो सिग्नल प्रोसेस होगा, जो डेटा आएगा, वो अगेन क्या होगा, वो वायर्ड होगा। और देन लोकल एरिया नेटवर्क में आप इसे वायरलेस वे में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे ये चीज स्केलेबल नहीं है। ये जो आप बात करते हैं ना कि मतलब अभी बहुत ज्यादा शोर बलबला शोर होगा रहा है कि वायरलेस इंटरनेट आ जाएगा और वायर सेटेलाइट इंटरनेट दिया जाएगा, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। जितना फास्ट ये इंटरनेट है, वो उतना इंटरनेट फास्ट नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, आपको ये डिसाइड करना है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं कि यार, ये पोर्ट नंबर्स कितने होंगे, आईपी एड्रेस कितने होंगे, क्या होगा, क्या सीन चल रहा है, ये रूल्स, टीसीपी क्या है, एचटीटीपी क्या है, यूडीपी क्या है, ये कौन डिसाइड कर रहा है बैकएंड पे बैठ के? आप ये सोचें, ये कौन डिसाइड कर रहा है, और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ तब तक। यहाँ पे मैं इस बोर्ड को मिनिमाइज करता हूँ। आप सोचेंगे ये कौन कर रहा है? ये जो मैं इतनी आपसे बातें कर रहा हूँ, एचटीटीपी, यूडीपी, फला 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 फला, पोर्ट नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग, एचटीटीपी को 80 नंबर पे रख दो, माई सीक्वल को, एसक्यूएल को 270, ठीक है, 27017 उस पे रख दो। ये कौन डिसाइड कर रहा है? आप इसके बारे में चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ उतनी देर। सब मेरीन, ये रहा केबल में। तो वो लोग होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट है, यार ये सीक्रेट दिखाओ, ये चल क्या रहा है वैकेंट, कि मैंने उनको दिखा दूं कि ये कैसे कनेक्टेड है। तो ये सबमेरीन केबल मैप जो है ना, आप इसको देखें, ये सारा के सारा क्या है, ये आपके इंटरनेट की तारों का जाल है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को अगर आप देखना चाहें, पाकिस्तान कहाँ पर, ये रहा, है कि नहीं? तो आप यहाँ से किसी एक स्पेसिफाई कंट्री को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर करूँ पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के साथ जो जो कंट्रीज इंटरनेट शेयर कर रही हैं, तारे बिछी हुई हैं, वो सारे के सारे आपके पास आ गया सिस्टम। और किस तरह आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं सब। और अगर आप किसी एक केबल को करना चाह रहे हैं, आप उस पर क्लिक करें, लें, उस एक केबल की इंफॉर्मेशन आ गई। ये कौन सी केबल है? ये है पीस केबल। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई।
ये पता नहीं कौन सी आ रही है, ये सॉरी 2 FA का, ये जो सारे 4 ऐप्स के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ये सारा क्या है, ये आपके इंटरनेट का जाल है ओवरऑल जो बिछा बिछा हुआ जो यहाँ पे। सही है, आप इसको सुकून से बैठे हैं, विजुलाइज करें, मजे लें। किसी को फ्लेक्स डाल देंगे, पता नहीं हमने तो क्या कर लिया है, हालांकि आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो सिर्फ एक वेबसाइट खोल के बैठे हैं। अच्छा खैर, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और अब आपके अगले सवाल का जवाब जो मैंने अभी आपसे पूछा है कि सर ये कौन डिसाइड कर रहा है कि पोर्ट नंबर पे कौन सी एप्लीकेशन चलेगी, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा किसी एक स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट के लिए, आपके आईपीस कैसे होंगे, आप किस तरह आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपका लोकल एरिया नेटवर्क कैसे काम करेगा, आपका वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन कैसे काम करेंगे, सभी कंट्रीज आपस में कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, तो इसको डिसाइड करने के लिए बैकएंड पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है द इंटरनेट सोसाइटी, तो वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। सो द इंटरनेट सोसाइटी, तो ये रही आपकी इंटरनेट सोसाइटी, और ये लोग हैं जो इंटरनेट से मुतल्लिक या नेटवर्किंग के से मुतल्लिक हर एक कॉन्सेप्ट के जिम्मेदार हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है, आप इनके बारे में पढ़ें, तो बिगिनिंग अ न्यू रोल एज प्रेसिडेंट एंड सीईओ, तो ये जो भी है सारा कुछ आप इसके बारे में पढ़ें। तो ये किसकी साइट है, ये इंटरनेट सोसाइटी की वेबसाइट है। यहाँ से आप इनके बारे में अपडेटेड रह सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन ले आप इनसे लिंक्ड रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। दैट इज इंटरनेट सोसाइटी। दुनिया में ये जितना भी काम हो रहा है इसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। ओके हो गया, इतना क्लियर है सबके लिए, इतना क्लियर है, देन शो मी थम्स अप। मैं आपको ओएसआई मॉडल्स की तरफ नहीं लेके जा रहा, आपको आईपी समझ में आ जाए, आपको ग्लोबल आईपी लोकल आईपी समझ में आ जाए, आपको पोर्ट नंबर समझ में आ जाए, कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, क्यों, कौन डिसाइड कर रहा है, तो वो आपको सारे मैंने सवाल क्लियर कर दिए। ये इतना मुझे पता है कि भैया आपको अगर कोई बंदा नेटवर्किंग का सवाल पूछ लेगा ना, आप उसको इतना तो स्पेसिफाई कर सकते हो, यूडीपी कब यूज होगा, एचटीटीपी कब यूज होगा, टीसीपी, ये आपको वक्त के साथ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी तरफ से नेटवर्किंग आपके लिए इतनी काफी है। अगर आप चाहते हैं इन डिटेल जाना तो वो हम जा सकते हैं, लेकिन वीकेंड पे रख लें। ओएसआई मॉडल करेंगे, वो एक 7-8 घंटे का डिटेल लेक्चर बन जाएगा, और वो अगर मैं यहाँ पे कवर करूंगा आपके 2-3 दिन जाया हो जाएंगे, और फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता। अगर आप नेटवर्किंग को इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो भाई अच्छी बात है। मैं इवन मैं यहाँ पे ना एक चीज कोट कर देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, हाशिर उसका नाम है, और वो जो है ना, वो यहाँ एक नेटवर्किंग कंपनी है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, केएनएन। तो वहां पे वो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्किंग की जॉब करता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, वो जो जॉब करते हैं वो हम यहाँ पे कुछ 2-3 मिनट बैठे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इतने आसान है यार, आईटी की दुनिया बहुत आसान है। तो अगर आप वो कंप्यूटर नेटवर्किंग पूरी पढ़ लेते हैं, तो आप भी उसके तरह कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो इंजीनियर है वो बन सकते हैं ऐसा। लेकिन हमें इतने घटिया काम नहीं करना है, हमें 60-70 हज़ार सैलरी से, तब मेरा तो कुछ नहीं बनेगा यार। आपको कुछ बनेगा तो आप लोग थम्स अप कर सकते हैं। आपको लगता है 70-80 हज़ार काफी है? मुझे नहीं लगता यार, ये लोग बड़े मतलब तसल्ली बख्श लोग हैं, हमें नहीं करना यार ये काम। चलो, लेकिन हमें स्किल्स तो मिली, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो हम एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज गिट एंड गिटहब। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक तो आप यूज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत सिवियर किस्म का, देन जो आप यूज करेंगे वो होगा गिटहब का। तो ये भी क्लाउड में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन क्लाउड कहना नहीं चाहिए, क्लाउड इज क्लाउड, और गिट एंड गिटहब इज गिट एंड गिटहब। ओके, अब क्लाउड का एक टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया विच वाज नेटवर्किंग। अब नेक्स्ट हमारा रह गया दैट इज वर्चुअलाइजेशन, वो हम आपको तब करवाएंगे जिस तरह बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे काम शुरू करेंगे, ताकि आप लोग फौरन से अपनी मशीन बनाएं और आप उस पर काम स्टार्ट कर सकें। डन है। और ये बनानी भी कोई मुश्किल बात नहीं है, हम सब ने पहले बनाई हुई है, और बहुत सारी बनाई हुई है। तो आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। जब मैंने पहली टीम को ट्रेन किया था तब मैं अकेला था, और मैं यकीन करेंगे यार इतने लोगों को नहीं बता सकता। अब यहाँ पे बहुत सारे वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पहले ऐसी वर्चुअल मशीन रेडी की हुई हैं, उनके लिए आपको गाइड करना काफी ज्यादा आसान है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि गिट और गिटहब क्या है। ओके, इसको हम करते हैं बंद, हुश हुश। और दोबारा से मैं एक नया जो है ना वो बोर्ड ओपन कर लेता हूँ।
और सिर्फ बेसिक से इंट्रोडक्शन देके, क्योंकि आप लोग पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं, 15 या 20 मिनट के अंदर मैं इस क्लास को वाइंड अप कर दूंगी। तो एक और व्हाइट बोर्ड लेते हैं यहाँ पे। जब बाकी के बोर्ड मुझे डिलीट कर देने चाहिए तो मैं वो सुकून से बैठ कर डिलीट कर दूंगी। अब इसका फॉर्मेट जो है ना मैं डार्क करने वाला हूँ। फॉर्मेट बैकग्राउंड डार्क। ये चैट में कुछ आ रहा है, ये नोटबुक्स भी भेजते हैं। ठीक है सर, और मैं भेज दूंगा मैं आपको। इसको मैं नाम देने वाला हूँ गेट, अरे गेट एंड गिटहब। तो गेट एंड गिटहब की बारी आ गई सर। अब ये गिट और गिटहब क्या है? व्हाट इज गिट? जी, क्योंकि फातिमा यहाँ पे सीएस है तो पहला सवाल उन्हीं से बनता है ना। जी फातिमा, व्हाट इज गिट? हैव यू सर एवर इसका नहीं मुझे पता। स्टडीड अबाउट गिट? नहीं पढ़ा? ओके, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वो चले, हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं गिट के ऊपर। व्हाट इज गिट एंड व्हाट इज गिटहब? ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। लोग इनको आपस में इंटरमिंगल कर देते हैं। गिट और चीज है और गिटहब जो है एक और चीज है। तो ये गिट और क्या है और गिटहब क्या है इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा सर, जब भी आप काम करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, डेटा साइंस में, प्रोग्रामिंग में, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप क्या कर रहे होंगे? आप बहुत सारी कोडिंग कर रहे होंगे। ओके, कितनी कोडिंग? मैसिव, बहुत ज्यादा होती है। चैट में कुछ आया, चैट पढ़ लेते हैं पहले। गिट एक तरह का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। जी, सही। तो रुबाब ने लगता है इसके बारे में पढ़ रखा है, तो हमें अच्छा होगा अगर मैं रुबाब की सजेशन सुनती हूँ। ओके, तो कोडिंग आप करेंगे या आप मतलब बहुत सारा कोड लिखने वाले हैं यार आप। और अगर मैं आपसे सिर्फ इतना बोल दूं कि आप ऐसा करें, जो मैंने कोड लिखा है आज से 1 साल हो गया मुझे पहले कोडिंग करते हुए, और मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि सर मुझे उस 1 साल से लेके अब तक मैंने जितना कोड लिखा है उसमें से ये बता दो मैंने क्या क्या चेंजिंग्स किए हैं। मैंने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मैंने कोई टूल डिजाइन किया है, और मैं आपसे ये कह दूं कि सर आप जाएं मेरा पूरा का पूरा कोड एक्सप्लोर करें। उसमें मैंने अगर लेट्स सपोज 1 लाख लाइन्स का कोड लिखा हुआ है, और आपसे बोलूं मुझे बताएं मैंने इसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग की है, वो कुछ पॉइंट्स मुझे बता दिए जाएं जहां पे चेंजिंग्स की जा रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई गूगल की अगर आप बात करें, गूगल के पास 10 बिलियन लाइन ऑफ कोड्स हैं। अगर आप उसके अंदर ये तलाश करने बैठ जाएं कि गूगल ने कब कोई फलां चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी अपने इस वेबसाइट के अंदर या अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो क्या आपके लिए आसान रहेगा सब कुछ करना? आप 10-12 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, मैं भी कोड कर रहा हूँ, हरून भाई भी कोड कर रहे हैं, मुनज्जा, रुबाब, वानिया, उमर भाई सभी कोडिंग कर रहे हैं, और आप ही देखना चाहते हैं कि भाई मैंने किस जगह पे क्या काम किया था और किसने कौन सी चेंजिंग की थी, मॉडिफिकेशन की थी, और वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसका क्या कंसेप्ट था। क्या आप वो कर पाएंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन वो काम पॉसिबल है बाया गिट। अब ये गिट करता क्या है? गिट आपकी काम की हिस्ट्री को ट्रैक करता है। ये क्या करता है? ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ योर प्रोजेक्ट। इट ट्रैक्स द हिस्ट्री ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपने कोडिंग स्टार्ट की है, आपने 20-30 हजार लाइन ऑफ कोड के अंदर 10-12 लाख या 10-12 खरब लाइन ऑफ कोड के अंदर किस जगह पे क्या चेंजिंग की थी। और अगर आप इन फ्यूचर उसे सही करना चाहते हैं तो ये उसकी हिस्ट्री आपको बता सकता है कि फलां जगह पे फलां लाइन में आपने इस चीज को एडिट किया था। मैंने कोई बटन अगर आप यूज करें ना, जैसे यहाँ पे बटन बने हुए हैं, ये एक बटन बना है, ये एक टेक्स्ट का बटन बना हुआ है, यहाँ पे शेप्स का बटन बना हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे हैंड का बटन बना है, कर्सर का, यहाँ पे पेन का बटन बना है। अगर कोई बंदा आइंदा माइक्रोसॉफ्ट के इस व्हाइट बोर्ड को रिमोडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आए, और उसे सिर्फ देखना हो कि भाई ये जो यहाँ पे बटन ऐड किया गया है इसका कौन सा कोड है, वो कहाँ पे लिखा हुआ, और उसमें क्या क्या मतलब उसके हिस्से थे, क्या कह रहा था वो ओवरऑल कोड। तो ये आपका जो गिट है ना, ये आपको हेल्प आउट करेगा इसका कोड निकालने में, उसको एडिट करने में, उसको दोबारा से अच्छे तरीके से सेव करने में, उसकी हिस्ट्री बनाने में। ठीक है। और देन ये क्या करेगा, ये आपकी कोलैबोरेटिव वर्क में आपको हेल्प आउट करेगा, आपके काम की हिस्ट्री बनाना और आपके काम को। अच्छा, आप इसको एक दो और कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप फिलहाल इसे आप इतना ही रखें, बल्कि मैं एक कहूँगा। ओके, तो आप इसे किस लिए यूज करेंगे, हम इसे यूज करेंगे टू ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ओके, क्योंकि हम काम करने वाले क्लस्टर सिस्टम पे, तो हमें अगर गिट का इस्तेमाल आता होगा तो हम अपने काम को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे विद विद यूज ऑफ हिस्ट्री। और इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, वीसीएस है, जैसे अभी रुबाब ने बोला था, ये क्या है, ये वीसीएस है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक वीसीएस है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आपके सॉफ्टवेयर के जो भी वर्जन्स बन रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजिंग्स की जा रही हैं, हर एक वर्जन में क्या चेंज आया है, कैसे आया है, किसने किया था, वो सब की सब हिस्ट्री ये ट्रैक करने वाला है, उसको अच्छे से मैनेज करने वाला है कोड को। तो कोड को मैनेज भी करेगा। डन सीन है। तो गिट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये एक तरह की प्रोग्रामिंग है, इसको बोलते हैं गिट बैश। ओके, खैर, ये जो गिटहब है ये क्या है, ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। आपने एक प्रोजेक्ट किया, आपने उसे मुकम्मल कर लिया, या आप उसे ये कह लें कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, आप वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आप उसे शोकेस करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट दुनिया को दिखा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गिटहब। ठीक है, तो गिट क्या है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और गिटहब क्या है, ये एक वेबसाइट है, एक ऐसा पोर्टल है जहां पे अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हैं, या आप दूसरे के प्रोजेक्ट को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे के प्रोजेक्ट को अपने लिए क्लोन कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा, ये कौन करने वाले हैं, हम ही करने वाले हैं, और इंशाल्लाह जल्दी होगा ये। तो गिट क्या है, गिट एक टूल है, एक लैंग्वेज है। और गिटहब क्या है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं। और जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने बायो इन्फॉर्मेटिशियंस हैं, आईटी वाले लोग हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस सबके पास ये गिटहब होता है। और जब भी आप कहीं अप्लाई करेंगे, मतलब किसी रेज्यूमे वगैरह में आप ऐड करना चाहें, तो आप अपने गिटहब का लिंक ऐड कर दें, और वो बंदा जाए स्कूल से आपका गिटहब बैठ के एक्सप्लोर करे। अपने काम को आपको प्राइवेट रखना है, आपको उसको पब्लिक करना है, आप जिस तरह से चाहें, जैसे आप लोग करते हैं ना काम, इसमें आपने रिपोजिटरीज बनाई, ठीक है, फोल्डर बनाना काम किया। गिटहब भी ऐसा ही एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपने फोल्डर्स के फोल्डर कोडिंग के प्रोजेक्ट चीजों के अपलोड कर सकते हैं। और जब भी कोई बंदा आपकी काबिलियत पर शक करे, उसको आप गिटहब का लिंक भेजें कि जाओ भाई, जाके मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो बस एक दफा, मैंने कितना कोड किया अपनी जिंदगी में। तो आपका गिटहब जो है वो आपकी आपकी पब्लिक रिकॉग्निशन है, या दूसरों से आपको कनेक्ट करेगा, और ये गिट क्या करेगा, आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना के देगा। और जितने भी हम काम करेंगे उस सब के अंदर हम गिट को लिंक करके चल रहे होंगे। गिट हमेशा हमारे काम में इंटीग्रेट रहेगा, और ये हमारे हर काम की हिस्ट्री को ट्रैक करेगा। गिट और गिटहब को आप आपस में लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप ये लिंक कर देते हैं, आपका काम 10 टाइम्स 20 टाइम आसान हो जाएगा। जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आपको कोड भेजने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे क्लोन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंजिंग करूंगा, वो आपका चेंजिंग हो जाएगी वहां पे। है कि नहीं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। किस आई गेस कि इतना कोई मुश्किल नहीं है ना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट एंड गिटहब बहुत आसान है। तो पहले हम ये करेंगे, आज हम बनाएंगे अपना गिटहब का अकाउंट, सभी लोग। क्योंकि हमें कोडिंग करनी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स करनी है, तो हमारे पास गिटहब का अकाउंट तो होना चाहिए ना यार। तो गिटहब का अकाउंट बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम ये गिट बैश जो है या गिट जो है इसको इंस्टॉल करेंगे, बस। आज का टास्क इतना है, गिटहब का अकाउंट बनाना है, मुझे अपनी और पूरी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है। तो मुझे गिटहब का अकाउंट बनाना है, और मुझे गिट को इंस्टॉल करना है आज। डन सी, नहीं, ये काम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो मैं इसे यहाँ पे कर रहा हूँ खत्म। और मेरे पास वैसे ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से गिट एक तरह का वही नंबर मैं, सल्लू अल हबीब,
सही है। चलो, बल्कि ऐसा करते हैं यार, पहले ऐसा करते हैं, पहले हम आज ना गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। गिटहब अकाउंट कल बनाएंगे और देन वो साथ साथ चलता रहेगा। तो आप ऐसा करिए, आप क्रोम पे आ जाएं, गूगल क्रोम पे, और यहां से आप चले जाएं अपने फाइंडर के अंदर। ओके, जल्दी से साथ साथ इसको इंस्टॉल करेंगे। और अगर इंस्टॉलेशन में मसला आया तो मैं फौरन से ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। होपफुली आपका ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने चार्जर रिमूव कर रखा है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा git डैश scm.com। ठीक है, git डैश scm.com एंटर कर दें तो होपफुली हाँ ये आ गए। और यहाँ से हम अपना गिट जो है इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ से हम अपना गिट इंस्टॉल करने वाले हैं। गिट क्या है? गिट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा फन है ये, जो आपके काम को बहुत हद तक आसान करने वाला है। बिलीव में, आपने अगर इसको पहले यूज नहीं किया, चूंकि आप लोगों ने नहीं किया, यहाँ पे दुआ गुजार हैं। रुबाब, आपने यूज किया गिटहब को? नहीं। हाँ, बल्कि किया है सिर्फ कोड पे लेने के लिए। क्या करने के लिए? जी, मैंने भी किया था एक दफा जैसे। रुबाब, आपने किसने किया था? हमने कोड उठाए थे गिटहब से। अच्छा, गिट नहीं यूज किया, सॉरी सॉरी, गिट नहीं यूज किया। गिट का पूछ रहा हूँ। ओके, उमर भाई आपने गिट यूज किया पहले? गिट नहीं, सॉरी, गिटहब मुझे लगा था, हमने कहा गिटहब। गिटहब किया हुआ, गिट नहीं। तो गिट बस सही है। तो तकरीबन सभी ही नए हैं यहाँ पे गिट के अंदर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। कहाँ पे पड़ा होगा ये? तो ये लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज। ओके, लेटेस्ट सोर्स रिलीज 2.4 7.0 रिलीज नोट्स है। नोट्स तो हमें नहीं चाहिए यार, हमें क्या करेंगे नोट्स इसके? हमें करना है डाउनलोड। अच्छा, यहाँ पे लिखा है विंडोज GUIs। ये क्या होता है? व्हाट आर GUIs? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस। इंटरफेस ये आपने एक दफा बताया था YPTC वाली क्लास। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जनाब, ये सबको बताए, ठीक है, बस कोई बोलता नहीं है। तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुई। खैर, आप डाउनलोड पे जाएं। बताया था आईडी, वो इंटीग्रेटेड, हाँ वो भी बताया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। खैर, यहाँ पे हम आ गए अपने इस टैब के अंदर या इस जगह पे, और आप लोग भी से यहाँ पे ले आए कम से कम। ठीक है, जल्दी से भाई लोग, जल्दी से। यहाँ तक आ गए सब? थम्स अप थम्स अप। इंस्टॉलेशन एक टेक्निकल स्टेप होता है थोड़ा सा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग साथ साथ परफॉर्म करें, क्योंकि बाद में मैं किसी को नहीं बताने वाला। बहुत टेक्स्ट करते हैं बाद में, ऐसी बार दोबारा से इंस्टॉल करवा दें यार, तो दोबारा देर नहीं होगा यार, अभी से अच्छे से कर लें। और यहाँ पे आपसे करें क्लिक हियर टू डाउनलोड। ओके, मेरे पास ऑलरेडी है भी, लेकिन मैं दोबारा कर लेता हूँ, चलो दो ही हो जाएंगे, खैर इट्स ओके। द लेटेस्ट रिलीज 64 बिट। अच्छा, ये मैं आपसे पूछता हूँ, अभी हमने बिट्स की बात की थी, जब मैं आपसे बात करता हूँ 2 MBPs, जब मैं कह रहा हूँ 10 MBPs, इंटरनेट की जो स्पीड होती है, वो अगर आप उसको पूरा प्रोनाउंसिएट करें तो MBPs का क्या मतलब बनता है, या MBP का क्या मतलब होता है? मेगा बाइट्स पर सेकेंड या मेगा बिट्स पर सेकेंड? बाइट्स। जी, बिट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिट क्या है? दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। 0 और 1 की फॉर्म में इसको हम डील करते हैं। अब ये MBP क्या है? MBP, आप लोग इसे हमेशा ही गलत सोचते हैं, पढ़ते हैं। ये बाइट नहीं है, इट्स MBP, मेगा बिट्स पर सेकेंड। मेगा मीन मिलियन, बिट्स। 2 MBP मतलब 2 मिलियन बिट्स। डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो कितने स्मॉलेस्ट यूनिट? दो, नहीं 20 लाख, 2 मिलियन। 10 MBP 1 करोड़। आई होप कि आप अब आपको समझ आ रही है ना? तो बिट्स होती हैं, वो बाइट्स नहीं होते। इन चीजों को मिक्स ना करिए काइंडली। तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक है टू डाउनलोड।
और ये हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। तो ये भैया जी, ओ बेटा जी, अच्छा पहले स्टेप में हम डाउनलोड करते होते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इंस्टॉल। और ये हमारा एक सिंपल फंडा है, हमें इतना तो पता ही है ना यार, बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। अब ये सीन ये है ना कि यार यहाँ पे इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ, और आप में से कोई एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, कौन बिलिंग स्क्रीन शेयर करने के लिए, ये बोलिए। जी, बस तो मेरे पास यहाँ पे अली साहब मौजूद हैं, अली साहब कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मीटिंग में बैठे हैं ये भी कर सकें। अगर आप में से कोई बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है कि नहीं। हारून भाई के पास भी है, ठीक है। एनीवन एल्स, तो ये फातिमा के पास भी है, क्या बात है भाई। मैं तो मोबाइल पर हूँ कि, और भाई मोबाइल पे बैठे। अच्छा सही है, चलें इट्स ओके यार। हम ऐसा करते हैं ना, अली साहब से ज्वाइन करवाते हैं। तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा लेकिन हम इसे इंस्टॉल करवाते हैं अली साहब के लैपटॉप पे, जिनके पास ये नहीं है। ओके, इसमें करता हूँ यहाँ पे स्टॉप शेयर, और ये जो मेरा टैब है गिटिंग डैश एसिंग वाला, ये बंद कर लेता हूँ मैं। लेट्स वेट फॉर हिम टू ज्वाइन। अभी ये ज्वाइन कर लेंगे, इनकी डाउनलोड भी चल रही है साथ साथ। जैसे डाउनलोड होगा मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा, और आप लोग शुश हो जाएंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको कोई मसला है वैसे ओवरऑल, कोई सवाल, कोई चीज़ कोई समझ में ना आई हो। ओके जी, तो ये जो गिट है ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, और अभी इसको बारी अभी इंस्टॉल करने की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एक्स्ट्रा टैब जो बाहर हैं, ये जो विंडो आपकी डाउनलोड वाली, ये बंद कर दें पीछे। ये विंडो जो है ना, ये वाली, हाँ ये वाली। अरे भाई इसको, हाँ ठीक है। अब यहाँ से आप लोग प्रेस करेंगे नेक्स्ट, देन अगेन इसको, ये इसकी डायरेक्टरी है कि कहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो ये डी में इंस्टॉल हो रहा है, अगर मेरे पास होगा तो मेरे पास सी में इंस्टॉल होगा। लेकिन आप लोगों ने यही इंश्योर करना है कि आप इसको विंडो वाली जो आपकी ड्राइव है या आपकी डिस्क है उसमें इंस्टॉल ना करें। ओके नेक्स्ट कर देंगे सब यहाँ पे भी। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ऑन द डेस्कटॉप, ये अगर सिलेक्टेड नहीं होता तो हम इसे सिलेक्ट करते होते हैं। तो यहाँ पे मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे सिलेक्ट कर लें, दोबारा क्लिक करें एक दफ़ा। ये सिलेक्टेड था, और अब ठीक है, सही है।
ऑन द डेस्कटॉप हमें चाहिए ऑप्शन, नेक्स्ट कर दें से भी। और देन कह रहे हैं कि इसका, हाँ ये गिट ही रहने दो भाई, आगे जान दो, नेक्स्ट। तो चूजिंग द डिफॉल्ट एडिटर, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो थोड़ी सी चेंजिंग आपको यहाँ पे करनी है, यहाँ पे लिखा है लेट गिट डिसाइड, देन है ओवरराइड द डिफॉल्ट ब्रांच नेम फ्रॉम न्यू रिपोजिटरी टू मेन। अभी जो आपको सेकंड ऑप्शन आप इसे सेलेक्ट करना है, ये होता क्या, मेन को सिलेक्ट करने से क्या होगा, ये हमारी बाद में बात डिस्कशन रहेगी। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और नेक्स्ट कर दें इसे। तो ये हमें मेन ब्रांच पे चाहिए इसे। अच्छा जी, तो इसे भी हम कर देंगे। ये लास्ट ऑप्शन है हमारा, यूज गिट एंड ऑप्शनल यूनिक्स टूल्स फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसको हम रखेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे दोबारा, और बाकी का और सारा हमारा जो है वो ऐसे ही चलेगा। तो ये डिफॉल्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाएंगे, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं करनी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी में कोई चेंज नहीं करनी, इंस्टॉल। और ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी गिट की। ओके, मरोज भाई का सवाल है कि जी भाई ये विंडोज वाले फोल्डर में इंस्टॉल कर सकते हैं ना, तब आपके पास। महरोज भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको विंडोज वाले में ना इंस्टॉल करें, क्योंकि जहाँ पे विंडो पड़ी होती है वहाँ पे, अच्छा अगर तो आपके पास प्राय अच्छी विंडो है ना जो कि ओरिजिनल है, एक होती है विंडो जो हम यहाँ पे क्रैक यूज करते हैं, एक होती है ओरिजिनल विंडो। अगर आपके पास ओरिजिनल विंडो तो सी में जाने दें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है ओरिजिनल विंडो, तो आप इसको अपनी डी या ई ड्राइव जो होती है उनमें सेव करेंगे, डाउनलोड कर इंस्टॉल कर। हाँ हाँ, अगर ओरिजिनल शाबाशी वाली तो भाई बेधड़क हुए करेंसी में, गवर्नमेंट का लैपटॉप में मजा ले। और वानी यहाँ पे अली ने अपनी स्क्रीन शेयर करी थी, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा, एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। ओके, इंस्टॉल हो रहा है। अब गिट की इंस्टॉलेशन को कंफर्म हम करेंगे, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे, और कल जब हम आएंगे दोबारा, हम अपना गिटहब का अकाउंट बनाएंगे, और देन गिटहब के अकाउंट को और इस गिट को आपस में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये गिट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। शहबाज ये खुद तो नहीं है ना लैपटॉप में। अब अगर डेटा चोरी हो जाता है, आई मीन रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं कह रहा हूँ कि डेटा, प्राइवेसी लैपटॉप है यार, अच्छी अच्छी चीज़ है। अच्छा है। ओके, तो ये फिनिश कर दें यहाँ से। और अब हमें क्या करना है भैया, हमें इसके इंस्टॉलेशन कंफर्म करनी है। और यहाँ पे देखें अली साहब की भी स्क्रीन पर डेवलपर वाली लुक आना शुरू हो गई। यहाँ पे इसे बंद कर दें, बंद करने से इसे बंद कर देना है भैया। और अब यहाँ से ये जाएंगे अपने फाइंडर के अंदर, और वहां पे लिखेंगे गिट। ये जो फाइंडर है ना, मेन्यू टैब के साथ, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे गिट। वैसे वो गिट टॉप पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे गिट हम यूज करेंगे गिट बैश, तो ये गिट बैश पर क्लिक करेंगे। अच्छा, वही बड़ा ना ही करो, ये छोटा रहने से। अब यहाँ पे ना ये जो आपको बता रहा है, ये कि भाई ये उमर साहब के नाम से आपके पास टाइप बनी है जीएस का। सर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि गेट फ्रॉम गेट बैश ओनली या फिर कमांड लाइन और थर्ड पार्टी, तो इसमें किसको सिलेक्ट करना है? जी मैंने आपको बताया कि आप करेंगे गिट और यूनिक्स टूल्स जो है ना, उनको हम कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू यूज करेंगे, वो जो थर्ड ऑप्शन है वो सेट करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, अब यहाँ पे उमर शहजाद, ये जो आपको बता रहे हैं कि भाई ये आपके लैपटॉप का नाम है जो भी आपका है, और आप उसकी रूट डायरेक्टरी में है। ये जो थिल्डा का ऑप्शन है ना, ये जो आपको आ रहा है, बता रहे हैं कि भाई आप रूट डायरेक्टरी में है। अब हम इसमें ये चीज वेरीफाई करेंगे वाकई गिट जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट, लिखे अली साहब लिखे यहाँ पे गिट GIT स्मॉल में लिखा है सारा, स्पेस डालें, देन माइनस माइनस वर्जन। वैसे ये काम मैं खुद भी तो कर ही सकता हूँ ना यार, चलो खैर,
ठीक है, इस हिसाब से कंफर्म करवाते हैं कि उनके पास इंस्टॉल हुआ है, तो इसको एंटर कर दें हम यहाँ पे। तो अगर आपको ये अगेन यहाँ पे वर्जन शो कर दे 2.47.0 विंडोज 1, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और आप इसे अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ इंस्टॉल्ड है, आपने इसे अपने गिटहब से लिंक नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अब हम जब भी कोई नया काम शुरू करेंगे, हम गिट और गिटहब को पहले लिंक कर लेंगे आपस में और वो कल हो जाएगा। देन हम इनके थ्रू वो काम किया करेंगे, और ये अगर किसी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो जाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 10 टाइम्स ईजियर हो जाएगा। डन सीन है। अब हम यहाँ पे एली साहब से रिक्वेस्ट कर देंगे अपनी स्क्रीन शेयर वो ऑफ कर लें, और हम इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे कर देते हैं खत्म। ठीक है, रिकॉर्डिंग वालों का अल्लाह हाफिज, और रिकॉर्डिंग वालों अल्लाह हाफिज।